फिर से आ जाते हैं अपने केमिकल इक्वेशन पे। तो केमिकल इक्वेशन की पहली टर्म एंड कंडीशन है कि केमिकल इक्वेशन जो आप लिख रहे हैं वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ बहुत ही इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए केमिकल इक्वेशन। तो इंफॉर्मेटिव होने के लिए हम क्या क्या चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं ये हमको देखना पड़ेगा। देखिए, अगर एक केमिकल इक्वेशन है तो उसमें जो स्टेट ऑफ एलिमेंट है या स्टेट ऑफ कंपाउंड है वो रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। SLG, इससे हम उसके स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, आइदर इट इज सॉलिड, आइदर इट इज लिक्विड और इट इज अ गैस। और गैसियस फॉर्म को हम एक एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपसाइड एरो। तो ये अपसाइड हमारे स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टेट को बताना। तो अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम अगर कोई केमिकल कंपाउंड ले रहे हैं जो कि एक्वस फॉर्म में, जो कि हाईली रिएक्टिव है, जिसको हम नहीं यूज़ कर सकते, तो उसके एक्वस फॉर्म में हम उसको ले लेते हैं। जैसे कि HCl, H2SO4, ये जो है इनका जब रिएक्शन किसी बेसिक कंपोनेंट से या फिर कोई ऐसे कंपोनेंट से किया जाए जिसका कि बहुत ही क्या नाम है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया जाए तो वो बहुत ही विग्रस रिएक्शन होगा। तो ऐसे केस में हम उनके बहुत ही डाइल्यूटेड वर्जन लेते हैं, बहुत ही डाइल्यूटेड केमिकल्स को एक्वस फॉर्म में लेते हैं। एक्वस फॉर्म में मतलब एक डाइल्यूट केमिकल को हम पानी के अंदर डालते हैं, जहाँ की पानी जो है हमारा सॉल्वेंट होता है, और जो हमारा केमिकल है वो सॉल्यूट होता है। हाँ, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल के बीच में वो जो केमिकल है उसका इफेक्ट बहुत लाइट हो जाता है। तो इस वजह से ऐसा कोई कंपाउंड अगर हम ले रहे हैं तो उसके बगल में हमको एक्वस लिखना पड़ेगा, AQ। ये रिप्रेजेंट करता है कि वो जो सॉल्यूशन लिया गया है वो एक्वस फॉर्म में है, उसमें बहुत सारा पानी मिला हुआ है और डाइल्यूटेड फॉर्म में उसमें फिर उसको ऐड किया गया है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है एक्वस एक्वस कंपाउंड्स के लिए। और दूसरा एक रिप्रेजेंटेशन होता है, मान लीजिए कि अगर आपके प्रोडक्ट एंड पे कोई इनसॉल्युबल सॉलिड सेटल डाउन कर जाता है, आपके प्रोडक्ट एंड पे जो सॉल्यूशन है उसके नीचे कोई इनसॉल्युबल सॉलिड क्या नाम है सेटल डाउन कर जाता है, तो ऐसे सॉलिड्स को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो इसके लिए हम PPT एक शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं या फिर एक डाउनवर्ड्स एरो दिखाते हैं, जिससे ही हमें पता चलता है कि कोई इनसॉल्युबल सॉलिड जो है नीचे सेटल डाउन हुआ है। और उसके बाद एक और चीज रिप्रेजेंटेशन में हम देखते हैं कि क्या हमारे केमिकल इक्वेशन में किसी तरह की हीट इवॉल्व हुई है या किसी तरह की हीट रिक्वायर्ड हुई है। अगर हीट इवॉल्व होती है आपके केमिकल इक्वेशन में, तो ऐसे इक्वेशंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। अगर हीट इवॉल्व नहीं हुई है, हीट की रिक्वायरमेंट हुई है आपके केमिकल रिएक्शन में, तो ऐसे रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो इन केस अगर ऐसा कुछ है तो उस केस में हम ठीक है, उस केस में हम जो हीट इवॉल्व है उसकी वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, और अगर हमारी हीट क्या नाम है इवॉल्व हो रही है, हीट इसमें से इस रिएक्शन में से हीट निकली है, तो उस केस में एक प्लस का साइन लगेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर है। इन केस अगर रिएक्शन एक हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन बनता है, तो इस केस में अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इतनी हीट जो है इसको इस रिएक्शन ने एब्जॉर्ब की है, तो इस केस में हम माइनस साइन लगाते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में। तो हमारा जो मेन मोटिव है, हमको अपना केमिकल इक्वेशन जो है उसको रिप्रेजेंट इस फॉर्म में करना है कि वो हाईली इंफॉर्मेटिव हो, सारी चीजें हमको एक रिएक्शन देख के ही समझ में आ जाए। चलिए, अब हम मूव ऑन करते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के ऊपर। देखिए, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है, पर हिट एंड ट्रायल मेथड है, बहुत सारे मेथड है, पर मैं उस मेथड को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो NCERT ने दिया हुआ है। तो पहले हम हल्का सा ओवरव्यू लेते हैं उस मेथड। देखिए, अब ये एक इक्वेशन है जहाँ पे कि आयरन रिएक्ट करता है वाटर के साथ और आयरन ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो अब इस केस में हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो हम स्टार्टिंग क्या करेंगे, तो हमारे जो
एनसीईआरटी में जो हमारे रूल्स दिए गए हैं उसके हिसाब से हम इसको चेक करेंगे। ये हमारी इक्वेशन है LHS की, ये हमारी इक्वेशन है RHS की, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमारे LHS और RHS में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में। तो हम एक बार LHS और RHS का एलिमेंट्स के, तो चलिए हम एक टेबल बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको देखते हैं। तो पहला एलिमेंट हम देख रहे हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का हमारे पास LHS में हमारे पास एक एलिमेंट है ऑक्सीजन का, और RHS में हमारे पास 4 एटम्स हैं। LHS में एक एटम है और RHS में 4 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। तो सिमिलरली हम दूसरे एलिमेंट को देखते हैं। दूसरा एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, रिएक्टेंट एंड में 2 है LHS में, और RHS में हाइड्रोजन हमारे पास 2 है। उसके बाद हम देखेंगे आयरन का। आयरन हमारे पास, तो अब हम जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे उनको सबसे पहले बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के पास सबसे ज़्यादा एटम्स हैं, RHS में इसके पास 4 एटम है और LHS में इसके पास एक ही एटम है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि ऑक्सीजन दोनों साइड में, LHS साइड में और RHS साइड में ऑक्सीजन को इक्वेट कर सकें, इक्वल कर सकें। तो इसको इक्वल करने के लिए हमारे पास इधर 4 है, तो हम इस साइड में इसे 4 से इंटू कर देंगे, इस साइड में 1 से करेंगे। तो यहाँ पे इसको 1 से इंटू किया, यहाँ पे इसको 4 से इंटू किया। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो नई इक्वेशन आएगी उसमें हमारे पास 4 ऑक्सीजन इधर भी हो गए, 4 ऑक्सीजन इधर भी हो गए। मगर ये जो हमने चेंजेस किए हैं, इसकी वजह से दूसरे एलिमेंट्स के नंबर में भी फ़र्क पड़ा है। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि इस ऑक्सीजन की वजह से हाइड्रोजन के नंबर में क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के नंबर में हमारे पास अब हाइड्रोजन के 8 एटम्स हैं LHS साइड में, और ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के हमारे पास 2 एटम हैं RHS साइड में। तो अगर हमको RHS और LHS को इक्वेट करना है तो यहाँ पे हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे LHS और RHS दोनों में ही हाइड्रोजन के एटम इक्वेट हो जाएंगे, दोनों साइड हाइड्रोजन 4-4 हो जाएंगे। 4 हाइड्रोजन इधर है और 8 हाइड्रोजन एटम इधर है, 8 हाइड्रोजन एटम इधर है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा आयरन है वो बैलेंस नहीं है। आयरन के एटम हमारे पास रिएक्टेंट साइड में एक है, और प्रोडक्ट साइड में हमारे पास 3 हाइड्रोजन के एटम है, 3 आयरन के एटम, सॉरी। तो आयरन के एक एटम इधर है, आयरन के 3 एटम इधर है। तो हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करना क्या है, हमें इस साइड में 1 से करना है और इस साइड में 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमारा जो है इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। चलिए, 3Fe plus 4H2O gives us Fe3O4 plus 4H2। तो यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन को फिर से इस इक्वेशन को फिर से बाइफरकेट करेंगे, ईच एलिमेंट को बाइफरकेट करेंगे, उनके नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एंड पे, तो अब देखिए कितना हमको मिलता है। देखिए, तो हमारा पहला जो है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट एंड पे हमारे पास ऑक्सीजन है 4, और प्रोडक्ट एंड पे भी ऑक्सीजन हमारे पास 4 है। अब रिएक्टेंट एंड पे हमारे पास हाइड्रोजन 8 है, 8 एटम्स है हाइड्रोजन के, और प्रोडक्ट एंड पे भी हमारे पास 8 एटम है हाइड्रोजन के। उसी तरीके से हमारे पास आयरन के 3 एटम है हमारे पास रिएक्टेंट एंड पे, और 3 ही एटम है हमारे पास प्रोडक्ट एंड पे। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन हमें मिली है ये फाइनली एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है।